आज सच में यार दिन बहुत अच्छा निकला है यहाँ पर पूरे इंग्लैंड में ही। आप देख ही रहे हो धूप कितनी तेज़ निकली है। और अभी आप अगर टेम्परेचर भी चेक करोगे तो आज 11-12 डिग्री टेम्परेचर है। पता नहीं यहाँ पर कब एकदम मौसम चेंज हो जाए। तो बहुत अच्छी धूप निकली है, आपको पता ही लग रहा होगा। ये नीचे देखिए, बहुत अच्छा दिन है आज। और 2 दिन पहले ही जो टेम्परेचर था 1-2 डिग्री था, तो मैं देखो टी शर्ट में बाहर आ गया। गला मेरा थोड़ा सा डाउन है, आज सुबह सुबह से ही गला थोड़ा सा डाउन है। वो इसलिए कल मैंने ठंडा पानी पी लिया था। तो खैर वीडियो पे आते हैं। उम्मीद है मुझे आप सब बढ़िया होंगे। तो मुझे लास्ट वीडियो पे आपने पूछा था लगेज के बारे में। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है आपके साथ, 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। फिर उसके बाद में आपको जो वीडियो का टाइटल है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप डॉक्यूमेंट्स का पूछ रहे हो, जैसे आपने एजेंट से अपने अप्लाई किया, तो यार यूके का जो वीज़ा प्रोसेस है ना गाइस, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें कोई ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, आप चाहे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, कोई भी कंट्री ले लो, सबसे इजी वीज़ा प्रोसेस ना यूके का ही है। इसमें डॉक्यूमेंट्स कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होते, आपकी डिग्रीज ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, ठीक है। एक होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, वो आपको मिलता है यूनिवर्सिटी से कि आपने स्टडी करनी है बाहर, ठीक है। वो इजीली मिल जाता है। आप जाओगे ऑफिस में, आपको जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप घर पर बैठे हो तो मेल कर दोगे। तो थोड़ा आपको यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। पहले उनको मेल करके बता देना कि मैं इस दिन को आऊँगा। अगर आपके पास उस दिन टाइम है तो आप जाओ, ले आओ। एक बार उनको पहले बता देना, क्योंकि कई बार वो भी नखरे करते हैं जो यूनिवर्सिटी वाले हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो उन्होंने भी अपना दिखाना होता है कि हाँ अभी इतनी जल्दी नहीं देंगे, हम भी 2-3 चक्कर लगाओ। ये सब वहाँ पे ऐसा ड्रामा होता है, सभी के साथ होता होगा। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो गया, ठीक है। एक होता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर आपने आईएलटीएस का एग्ज़ाम दिया है फिर तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके आईएलटीएस का एग्ज़ाम नहीं दिया, आपके नंबर अच्छे हैं, फिर भी एक ये लेटर आपको यूनिवर्सिटी से ही मिल जाता है कि आपकी जो एजुकेशन थी सारी, वो आपने जो स्टडी की है वहाँ पे, वो सारी आपकी थी इंग्लिश में। तो ये डॉक्यूमेंट लग गए आपके। बाकी आपके जो मैंने आपको बताया कि आपका, अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है, ठीक है, फिर आपको उस कंपनी से भी एक लेटर चाहिए होगा। धूप बहुत तेज़ आ रही है आज तो आपको कंपनी से भी वर्किंग एक्सपीरियंस एक लेटर वो भी चाहिए, ठीक है। वो भी आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख कर दे सकते हैं कि ये हमारे पास एम्प्लॉय था, काम करता था, बहुत बढ़िया काम कर रहा था, अभी इसने स्टडी करनी है फर्दर, तो इसके फ्यूचर गोल्स हैं ये। तो एक छोटा सा एक लेटर चाहिए, ज़्यादा लंबा ऐसे भी नहीं लिखना उसमें, ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंट हो गए। आपकी ऑफर लेटर, आपका पासपोर्ट वगैरह हो गया। फिर आपकी ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करेंगे, है ना। उसके बाद एसओपी बनाते हैं आप, जो एसओपी लिखनी होती है आपने, ठीक है। वो सबको पता ही है, वो इम्पोर्टेंट है। एक होता है कि स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे कि पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ये चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये यूके के लिए तो नहीं चाहिए, पर कुछ एजेंट हैं वहाँ पे आपको बोलते हैं कि आप पीसीसी भी लो, तो आपने करना है तो कर लो। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक टीबी का टेस्ट करवाना होता है टीबी का टेस्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो तो आपको पता ही होगा, वो आपके साथ में लगेगा। आपने जो अपने फंड्स रखने होते हैं 28 डेज ओल्ड, तो उसमें आपको बैंक वाले 28 दिन के बाद एक बैंक स्टेटमेंट भी आप निकाल लो, ठीक है। वो आपको चाहिए। एक आपका बैलेंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो हर एक बैंक उसमें थोड़े से चार्जेस भी लेते हैं, बैंक वाले बैलेंस सर्टिफिकेट देते हैं जब 150-200 रुपये लेते हैं आई थिंक। वो हर एक बैंक का डिपेंड करता होगा आपका अकाउंट किस बैंक में है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता दिए आपके, अगर आपके एजेंट सही है, जेन्युइन है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके जरूरी लगेंगे। बाकी फालतू के डॉक्यूमेंट आपका खर्चा है फालतू का, ठीक है। पीसीसी कराओ, वो पुलिस वाले आते हैं, वो भी पैसे ले लेते हैं, उसमें भी तो फालतू का ही खर्चा है यार। बाकी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के चार्जेस हैं, वो आपका कंसल्टेंट आपका कर देगा, वो आपने पे करने हैं। टीबी का मैंने आपको बता दिया। तो ये सब जब आप वीज़ा फाइलिंग के लिए जाओगे ना, तो एक वीज़ा एप्लीकेशन जब government.uk पे आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फिल करते हो, तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप अपनी एप्लीकेशन वीएफएस में जाओगे, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। फिर आपका कैश लेटर आ जाता है, तो समझ लो आपका वीज़ा आ जाएगा। और कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं अभी तक कैश लेटर नहीं आया, तो भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। सितंबर इंटेक में मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं। तो अगर किसी का कैश लेटर डिले हो रहा है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। कैश लेटर आने के बाद वीज़ा आपका 100% कन्फर्म होता है। वीज़ा उसके बाद रिफ्यूज़ नहीं होता, मोस्टली नहीं होता, आप ट्रस्ट मान लो पर नर्वसनेस तो होती है कि वीज़ा आएगा नहीं आएगा, पर मैं कह रहा हूँ। तो उसके बाद
सबसे पहले आपकी ऑफर लेटर आती है ना, कंडीशनल, फिर अनकंडीशनल, फिर कैश लेटर। ये मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है अगर आप सोचोगे ध्यान से। तो अगर आपका कंसल्टेंट अच्छा है तो आपका वीज़ा हो जाएगा। अगर वो ऐसे ही है तो फालतू के चीज़ें कर रहा है तो ठीक है, वो हेडेक है फालतू की। इसके बाद जो मैंने बात करनी थी लगेज के बारे में, आप पूछ रहे थे। देखो, एयर इंडिया मैं रिकमेंड करता हूँ, एयर इंडिया ठीक है अगर आपने पहली बार आना है, क्योंकि फूड मिलता है उसमें, वो इंडिया अपना इंडियन फूड होता है। और एयर इंडिया में ये है कि आप 3 लगेज लेकर आ सकते हो, 22-23 किलो के 3 लगेज। स्टूडेंट्स को अलाउ होते हैं, डिपेंडेंट या किसी और को नहीं, ओनली स्टूडेंट्स के लिए। तो आप 3 लगेज उसमें आराम से लेकर आ सकते हो। आपके पास एक कैरी बैग होता है, वो 7-8 किलो का हो जाए 1-2 किलो ऊपर नीचे हो जाए ना भाई, कोई चक्कर नहीं है। अगर आप सोचो कि 22-23-24 किलो ऐसे हो रहा है भाई, कोई इशू नहीं होता। वो कुछ आपसे उस वहाँ पे पैसे नहीं मांगेंगे, स्टूडेंट को तो वैसे कुछ नहीं कहते। तो आप 3 ला सकते हो, पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि 2 लगेज बहुत हैं यार, क्योंकि फिर 3 लगेज आप संभालोगे कैसे? एक तो आपने बैग डाला होगा और 2 हाथ होंगे, दोनों हाथ में लगेज। तो आपकी पर्सनल चॉइस है, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो वो भी ठीक है। अगर आपके यहाँ पर रिलेटिव्स हैं फिर आप लगेज अपना ले आओ जितना लाना है। तो ये मैंने चीज़ें आपके साथ बात करनी थी, 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। वीडियो के टाइटल पे मैं आऊँ पहले मैंने एक छोटी सी आपसे बात करनी है। आप सब इतना प्यार करते हो, सभी फैमिलीज़ भी इतना प्यार करती हैं, आपने 90s में पहुंचा दिया। आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो भाई साहब, सेंचुरी भी आपने ही मरवानी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना। देखो, वीज़ा तो सबका लगेगा ही लगेगा। तो मेरी तो विश है कि जो स्टूडेंट है ना आना चाहते हैं अपनी ड्रीम पूरे करें। तो 90s में पहुंचा दिया आपने, तो सेंचुरी भी आपने करवानी है। तो जिन्होंने नहीं किया वो कर देना सब्सक्राइब। मेन बात पे आते हैं, क्योंकि मेरे को रिसेंटली 1-2 दिन में काफ़ी मेल्स आई हैं और मैसेज भी आए हैं और कमेंट भी आया था कि इंडिया ने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद कर दी हैं। तो ऐसे मैसेज आए थे, स्टूडेंट काफ़ी घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताना है कि ये क्या सीन हुआ है। मैंने भी न्यूज़ पढ़ी थी कि 31 तक इन्होंने जो फ़्लाइट्स हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं, वो सस्पेंडेड की हैं। तो वो गाइस जो स्टेटमेंट है ना, वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। वो ऐसे है कि देखो, जब कोविड स्टार्ट हुआ था 2020 में, है ना, मार्च में, तो इंडिया ने क्या किया था कि फ़्लाइट उस टाइम पे सभी बंद हो गई थी। तो इन्होंने एक एयर बबल प्रोग्राम स्टार्ट किया था। उसके जब वो प्रोग्राम स्टार्ट किया था उसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया था। तो उसके अंडर ही जो फ़्लाइट्स आ रही थी तो सब उसी में ट्रैवल कर रहे थे। तो एयर इंडिया तो नॉर्मल है, चल ही रही थी। विस्तारा होगी, ब्रिटिश एयरवेज होगी, जो कंट्रीज़ के साथ इन्होंने डील की थी, तो वो एयर बबल प्रोग्राम के अंडर ही अभी तक फ़्लाइट्स चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं, वैसे ही चल रही हैं फ़्लाइट्स। तो वो प्रोग्राम इन्होंने अभी सोचा था कि फ़िनिश कर देंगे 15 दिसंबर को। नॉर्मल जो रेगुलर फ़्लाइट्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो नॉर्मल रेगुलर फ़्लाइट्स इन्होंने अभी जो ओमिक्रॉन वायरस आया ना यार, इसके बारे में भी थोड़ी सी आपको अपडेट देता हूँ अभी क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। तो अभी आप मानोगे एक दिन में यार 700 ही लगा लो यार, 700 केसेस आए हैं पीछे। तो अराउंड अभी टोटल केसेस यहाँ पर 2000 के ऑलमोस्ट हो चुके हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा चलता रहा ना तो इन्होंने अपना एक फोरकास्ट किया है, जो यहाँ पे साइंटिस्ट हैं जो टेस्ट वगैरह कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो जनवरी में ओमिक्रॉन वायरस यूके में पीक में जाएगा। तो अभी भाई साहब ये कुछ नहीं कह सकते कि लॉकडाउन का क्या सीन है, पर मेरे को इतना पता है कि इंडिया से फ़्लाइट्स तो यहाँ पर आ ही जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इंडिया में अभी माहौल ठीक है। तो ये है कि अपने यहाँ से जो इंडिया जाना चाहते हैं ना, उनके लिए दिक्कत है। जो यहाँ से इंडिया जाना चाहते हैं तो अपने इंडिया वाले क्या करेंगे, वहाँ पे होटल क्वारंटाइन कर देंगे, वहाँ पे स्ट्रिक्ट हो जाएगा काफ़ी इंडिया में, जो यूके से इंडिया फ़्लाइट जाएंगी। और कुछ स्टूडेंट हैं वो जाना चाहते हैं, क्योंकि दिसंबर है, क्रिसमस हॉलीडेज़ हैं, तो वो जा सकते हैं। अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पीसीआर टेस्ट तो हो ही रहा है, वहाँ पे हो ही रहा है। तो इधर से कोई आ रहा है, उधर से कोई जा रहा है, तो ये तो अभी इन्होंने कंपलसरी कर ही दिया है। तो यूके को इंडिया ने एट रिस्क कंट्री में डाला है, 12 कंट्रीज़ हैं। तो अभी मैं बात कर रहा था केसेस की, अभी जनवरी में कुछ नहीं पता लॉकडाउन लगता है नहीं लगता, पर अगर लॉकडाउन लगा तो यार काफ़ी नुकसान होगा कंट्री को, जॉब्स वगैरह भी कम हो जाएंगी एकदम से, जैसे लास्ट ईयर हुआ था। तो देखते हैं अभी क्या बनता है। अगर किसकी कोई अपडेट आती है तो वो मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं बात कर रहा था एयर बबल प्रोग्राम, ठीक है। तो अभी फ़्लाइट्स चल रही हैं, फ़्लाइट्स कोई बंद नहीं हुई हैं। ये जो प्रोग्राम इन्होंने अभी ख़त्म करना था, जो रेगुलर फ़्लाइट स्टार्ट करनी थी, इंडिया ने बढ़िया काम किया। वैसे मैं बोलूँ तो सही बात है, इन्होंने डिले कर दिया। अभी 31 जनवरी तक ये देखेंगे कि क्या सीन बनता है। तो उसके बाद जो फ़्लाइट्स हैं, नॉर्मल रेगुलर फ़्लाइट्स बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जो चल जाएंगी। तो ये था सीन। तो स्टूडेंट काफ़ी घबरा गए थे, क्योंकि थोड़ी सी आप पढ़ोगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। फ़्लाइट्स भाई चल रही हैं, यहाँ से भी चल रही हैं, वहाँ से भी चल रही हैं।
बस इंडिया ने, मैंने पीछे भी आपको वीडियो में बताया था कि 12 कंट्रीज़ को इंडिया ने एट रिस्क में डाला हुआ है, जिसमें यूके भी आता है। यूके से ही मतलब है, और कंट्रीज़ तो क्या बताऊँ आपको, आपको पता ही है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ये सब कंट्रीज़ आती हैं। तो अगर आप यहाँ से जा रहे हो तो वहाँ पे टेस्ट होता है, अगर आपका पॉजिटिव आ गया तो होटल क्वारंटाइन करवा सकते हैं आपको। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो गया, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं गया था तो ऐसा ही हुआ था, वहाँ पे टेस्ट हो रहे थे, तो लकली रिपोर्ट अच्छी आई तो नेगेटिव आई तो गए घर, नहीं तो फिर वो वहाँ पे करवाते हैं, खर्चा फालतू का है। तो यहाँ पे भी पीसीआर टेस्ट का खर्चा होता है, 150 पाउंड टेस्ट का लग जाता है, तो भाई फालतू के खर्चे बहुत होते हैं। तो विश करते हैं सब जल्दी ठीक हो जाए। आज सूरज बिल्कुल मेरे चेहरे पे ही पड़ रहा है, तो बहुत अच्छा दिन है मैं आपको इसीलिए मैं टी शर्ट में ही आ गया बाहर। तो खैर गाइज ठीक है, ये मैंने आपको अपडेट देनी थी अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे। तो घबरा जाते हो आप लोग, घबराया मत करो, पता है आप इंडिया में बैठे हो पर आप आ जाओगे। यहाँ पे आना इजी है अभी इंडिया से, यहाँ से जाओगे तो इंडिया में स्ट्रिक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं। तो ठीक है गाइज, अगर कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट करना। बाकी और भी स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे जॉब्स का, जनवरी में कोई चक्कर तो नहीं पड़ेगा, जॉब्स कम तो नहीं हो जाएंगी? भाई अगर लॉकडाउन लग गया फिर देखते हैं, पर अगर नॉर्मल रहा सब तो जॉब्स की कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको पक्का कह रहा हूँ, प्रॉमिस है। अगर आप यहाँ पर आते हो जनवरी में भी जॉब्स आपको मिल जाएंगी पार्ट टाइम, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सच बता रहा हूँ। तो ट्राई करना, इंग्लैंड वाली साइड ही आओ ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पर अगर आओगे तो मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ, वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही ढूंढ लोगे, काम की यहाँ पर कमी नहीं है। तो आप बोलोगे तो एक और वीडियो डिटेल में मैं बना दूंगा जॉब्स के रिगार्डिंग। तो ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।